Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम शिक्षाविदों की कड़ी में 1 बाय 1 करके जुड़ते हैं। तो आज हमारे बीच है इंजीनियर कृष्ण कुमार जी। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। और आज हम लोग रूबरू होंगे कि मैथमेटिक्स, कहा जाता है कि लड़के बहुत परेशान रहते हैं मैथमेटिक्स से डरते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर लड़के थोड़ा सा मेहनत करें तो मैथमेटिक्स में 100 में 100 आता है, और नहीं तो एकदम कम भी आता है। इसलिए डरने की बात नहीं है। तो इसी के लिए कुछ टिप्स बताएंगे सर। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं सर आपका। सर अपना परिचय कुछ बताएं। धन्यवाद सर। सर मेरा नाम कृष्णा कुमार है, ER कृष्णा कुमार मैं लिखता हूँ अपना नाम। और मैंने बीटेक किया है केरला गवर्नमेंट कॉलेज से, कोच यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। 2010 से 14 का हमारा बैच रहा है। और हम बीटेक के अलावा पिछले 15-16 सालों से टीचिंग लाइन में ही रहे हैं। तो टीचिंग लाइन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, और उसी अनुभवों को हम चाहते हैं बच्चों के बीच अक्सर बांटना। और हमारा मेन मकसद है कि बच्चे जितना अच्छा कर सके, हमारे तरफ से जितना हमसे हो सके, हम वो चाहते हैं बच्चों के बीच बांटना। हम जब केरला में थे तो उस समय भी हम देखते थे कि बहुत सारे बच्चे, हमसे एक से एक टैलेंटेड बच्चे भी होते थे, और वो सभी मेहनत करते थे। हम लोग सभी लोग बहुत रात दिन एक करके मेहनत करते थे। और आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अच्छे जो बच्चे थे वहाँ पे, बहुत अच्छे जगह पे आज हैं। देखा जाए तो SPCL में अभिजीत सर गए हमारे, फिर दीपक है वो अभी MTech कर रहा है, प्लस PhD भी कर रहा है उसी मद्रास IIT मद्रास से। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं। कुलभूषण हमारा एक दोस्त था जो अभी आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर है पश्चिम बंगाल में। तो वो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, नाम अगर गिनाते रहें तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह के जो भी बच्चे हैं आज के दौर में भी, वो बच्चे भी उसी तरह से बड़े बने और अच्छा क्रिएटिव माइंड को डेवलप करें। उसके लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास जो हुनर है वो हुनर कैसे आ सकता है, वो हुनर आपके पढ़ाई से आ सकता है। वो पढ़ाई को करने का तरीका होता है। जैसे आप एक होता है क्या, लेबर हार्ड, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो बहुत कम समय में भी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। तो आप लेबर हार्ड से ज़्यादा अच्छा है स्मार्ट वर्क कीजिए। कभी कभी हम देखते हैं कुछ बच्चों को 2-2, 3-3 घंटा एक ही मैथ्स में लगे रहेंगे, लेकिन वो कुछ टेक्निक को नहीं जान रहे होते हैं। उस टेक्निक से अगर नहीं चल रहे होते हैं तो वही मैथ्स में, उसी सवालों में वो घंटों जूझते रहते हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को एक वे ऑफ टेक्निक प्रोवाइड करना, जिससे वो आसानी से उन तरह के सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे सके और आसानी से उसका हल तक पहुंच सके। समय भी कम लगेगा उससे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ टिप्स आप लोग को बताएं। बहुत खूब सर, ये था सर का इंट्रोडक्शन। और सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कुछ मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे लड़के, मोस्टली लड़के से मैं भी मिलता हूँ, बच्चे अक्सर मैथ से परेशान रहते हैं और 24 आवर में अधिकतम समय मैथे में देते हैं। मैथ साइंस, अरे भाई सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सबका वैल्यू बराबर है बोर्ड 10-12 में, लेकिन उसी पर लगे रहते हैं। तो कुछ टिप्स बताइए जिससे मैथमेटिक्स और अच्छा हो सके। उसके लिए सर क्या है कि जैसे अगर आप मैथ्स और साइंस पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहला मैथ्स और साइंस का टेक्निक होना चाहिए। सबसे पहला मैथ्स साइंस इंटरेस्ट। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं जगाइएगा ना उस सब्जेक्ट में, जैसे क्या होता है कि आप जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे या अदर सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, उसमें क्या होता है, लर्निंग पावर होता है, रिमेमरिंग पावर आपका कैसा है। ठीक है, लेकिन साइंस और मैथ्स में क्या है, अंडरस्टैंडिंग पावर आपका क्या है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर उसमें उभर करके सामने आना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको जब समझाया जा रहा है तो उस टॉपिक को आप जब समझिए, कोई टीचर अगर समझाया जा रहा है तो उसको विजुअलाइज कीजिए प्रैक्टिकल एनालिसिस करके, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों से जोड़ करके जब आप समझिएगा ना तो उसके कोर पार्ट पे आप चले जाइएगा। और जब कोर पार्ट को समझने लगिएगा ना तो आपके पास वो रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, उस टेक्निक को पकड़ना है, उस वे ऑफ टेक्निक को पकड़ना है, वो कह क्या रहा है उसको समझना है। और अपने प्रैक्टिकल जो आपके, हम ये नहीं करें प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल लैब ही जरूरी है, नहीं। आज हमारे देश जो है विकासशील देश है, तो इसलिए बहुत सारे स्कूलों से लेकर सब जगह लैब की अभाव है, हम मानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि लैब रूम से ही मिलता है, नहीं।
आपका जितना भी आसपास का माहौल है ना, वो सबसे बड़ा लैब माना गया है। आप वहाँ से जो सीखेंगे ना, वो सीखने का जो तरीका होगा ना, वो लैब से कई गुना ज़्यादा होगा। हमने खुद ही फील किया है। हम भी खुद ही पटना हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा अभाव था, लेकिन फिर भी हम क्या किए हैं, वहीं उसी सर से, उन्हीं लोगों के सर से, वहीं के सर से एक तरह के चीज़ों को सीखे हैं। तो हम चाहते हैं वही चीज़ों को आप लोग के बीच शेयर करना, आप लोग के बीच बांटना। सर इसमें और बेसिक चीज़ क्या फार्मूला को भी रटना होगा या प्रैक्टिस बार बार बनाना होगा, क्या करना होगा? देखिए, जितने भी चैप्टर है, खासकर हम 9-10 पे ज़्यादातर फोकस करते हैं, क्योंकि 9-10 एक ऐसा बेस होता है जहाँ से बच्चा 11-12 या और आगे IIT वगैरह करना है या इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, तो ये 9-10 बहुत बेस माना जाता है। ऐसे तो 7-8 को आपका और लोअर क्लास में भी चले जाइए, वो सब बेस ही होता है, बट जो फाउंडेशन तैयार होता है, वो पहला जो पिलर माना गया है, वो माना गया है आपका क्या, 9-10 को। तो 9-10 में जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, उसको आप किस ढंग से पढ़िएगा, उसका क्या टेक्निक होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई भी चैप्टर को आप उठा लीजिए, रियल नंबर ही ये आपका है, फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास के लिए, रियल नंबर चैप्टर को ले लीजिए, 9th का नंबर सिस्टम ले लीजिए। तो आपको बेसिक जो चीज़ है, छोटा छोटा जो चीज़ है, कॉम्पोजिट नंबर है, उसको समझना है आपका। इसके अलावा प्राइम नंबर क्या होता है, उसको समझना है। अब ये प्राइम नंबर बहुत बच्चे सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि नहीं, जो जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, केवल 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो, आप उसमें उतना ही पे नहीं जाइए, आप उसके और अंदर में जाइए कि 1 भी तो है। जैसे 1 क्या है, जैसे अदर आप प्राइम नंबर किसी को कहते, सपोज कीजिए आप कहते 3 इज ए प्राइम नंबर, 2 को कहते प्राइम नंबर। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका 2 फैक्टर, एक 1 और 2। लेकिन आप 1 को क्यों नहीं कहते? जैसे 2 के टेबल में कटता है और 1 के टेबल में भी कटता है, उसी तरह 1 को आप क्यों नहीं कहते? 1 भी तो 1 के टेबल में कट रहा है, स्वयं के टेबल में कट रहा है, एक 1 के टेबल में कट रहा है। तो इसका मतलब कि उसको आप क्यों नहीं पकड़ रहे? उसके बारे में जानने की कभी इच्छा की है कि उसको क्यों नहीं कहते प्राइम नंबर, उसको को प्राइम क्यों कहा जाता है? तो इन चीज़ों को आप समझिए। बहुत बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं, कोई भी नंबर रियल नंबर पे पावर 0 = 1 होता है। हम बहुत बच्चों से पूछते हैं क्लास के दौरान, तो बच्चे बोल तो देते हैं इसका आंसर कि हाँ, वो रियल नंबर पे पावर 0 = 1 होता है, लेकिन कैसे होता है उसको कभी आप जानने की इच्छा किए? उसको कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर पे पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, 2 - 2 लिख सकते हैं, और उसको फिर डिवाइड इनटू के टर्म में, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर घटता है, तो वहाँ पर आप उसको नीचे ला करके दोनों को सेम करके कट करके 1 ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ बता दिया जाता है कि 2 पे पावर 0 = 1 होता है। कैसे होता है, इन चीज़ों को जब आप पकड़िएगा तब जाकर के आपके माइंड में वो खुलेगा, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे करेंगे। तो जब वो चीज़ पकड़ने लगेगा ना, तो कभी आप कोई चीज़ों को भूलिएगा नहीं, कंसेप्ट को नहीं भूलिएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जो भूलते हैं ना, वो प्रैक्टिस को भूल जाते हैं, कंसेप्ट को नहीं भूलते हैं। कंसेप्ट जो माइंड में होता है ना, वो ऐसे जगह बैठ जाता है ना, जहाँ पे उसका विनाश केवल मृत्यु के बाद ही संभव है। ठीक है, वाह। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बच्चों को बार बार दिया जाता है, इससे फ़ायदा होते हैं? बिल्कुल होता है सर। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो होता है ना, वो एक ऐसा वे ऑफ टेक्निक है बच्चों को सिखाने का, जिसमें हम क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम होता है क्या, किताबी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, आज हम प्रोजेक्ट दे दें, असाइनमेंट दे दें और उसको कुछ न्यू क्रिएटिविटी करने के लिए कहें, तो उससे क्या होगा कि जो उभर करके सामने आएगा ना, वो रिजल्ट आपको जो रिजल्ट पहले दे रहा था, जो केवल किताबी चीज़ों को पढ़ाने से दे रहा था, उससे कई गुना बेटर होगा। वाह, बहुत खूब। सर, आपने कुछ रिसर्च किया है और उस रिसर्च के बारे में बच्चों को बताइए कि क्या रिसर्च किए और बच्चे को भी इस तरह से करना चाहिए। क्या आपका रिसर्च है सर? कुछ रिसर्च के बारे में बताएं। 2014 में हम बीटेक पास आउट हुए हैं, और हम 2014 में बीटेक पास आउट हुए थे, तो लास्ट सेमेस्टर में सभी को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क मिलता है और कुछ सेमिनार होता है। तो उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, और हर को करना पड़ता है, जो भी बीटेक लाइफ में होते हैं सबका अपना अपना एक रिसर्च पार्ट होता है उसमें। तो हम लोग का एक था प्रोजेक्ट वर्क, जो था पेडल पावर टेनिस बॉल लॉन्चर। पेडल पावर टेनिस बॉल लॉन्चर एक ऐसा लॉन्चर है, एक ऐसा बेस है, जिसमें आप जिस चीज़ टेक्निक का यूज करके आप बॉल को जब प्रोजेक्ट करेंगे टेनिस कोर्ट में, तो वो टेनिस कोर्ट में बॉल जो है, आप केवल बाईसाइकिल का यूज करके, साइकिल को चला करके आप बॉल को हाई टॉर्क से प्रोजेक्ट करा सकते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, और उसका खर्च भी बहुत कम है, मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपये के खर्च में आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। और ये सबसे बेनिफिट ये है कि ये इको फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह का आपका कोई भी
पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि साइकिल चलाने से पॉल्यूशन होता है नहीं ना, तो बस वो साइकिल चलाना है आपको, साइकिल चलाना है, उसको को बेस से कनेक्ट करके हम लोग शाफ्ट का यूज करके, फ्लाईव्हील का यूज करके हम उसी चीज़ों को टॉर्क प्रोवाइड करके बॉल को प्रोजेक्ट करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है। हम चाहेंगे कि हमारे इससे हम कोशिश करना चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे। जो हमारा भी प्रोजेक्ट था उसको मार्केट में भी उतारने का प्रयास करे। ये मेरा अथक प्रयास रहा था, 2014 से ही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला था। सर की सहायता से हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और वो सरकार कोशिश करे पेडल पावर टेनिस बॉल लॉन्चर को उस टेनिस कोर्ट में, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख रहे हैं कि बिहार जो है अक्सर पिछड़ा हुआ रहता है खेलों के क्षेत्र में, तो उस खेलों के क्षेत्र में भी बिहार लॉन्ग टेनिस में इन चीज़ों में आगे बढ़े और ये प्रोजेक्ट को बिल्कुल लागू करे। बहुत ही अच्छा टेक्निक है और इससे लॉन्ग टाइम तक वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पे प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति अगर कर देना सरकार, तो हमारे खिलाड़ी देश में क्या विश्व में अव्वल लाएंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है इस बात पर। और दूसरा हमारा एक और छोटा सा बात कहना चाहेंगे, इसके अलावा एक और छोटा सा टेक्निक था हमारा स्मार्ट हेडलाइट का। स्मार्ट हेडलाइट भी बहुत अच्छा आपका टेक्निक है। अगर आप चाहें तो आप जानते होंगे कि भारत में लगभग हर साल देखा गया है रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की मृत्यु दर जो है 30 से 40% होती है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि मृत्यु दर को कम किया जा सके और उसके लिए है कि एक्सीडेंट को कम कर सके। वो एक्सीडेंट को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा खुद का सेमिनार प्रोजेक्ट में रहा है, वो है स्मार्ट हेडलाइट। आप जानते होंगे, आप सुने होंगे, डेली टीवी न्यूज़ में देखते होंगे कि ठंड के मौसम में फॉग के कारण दूसरी तरफ से आ रही कार पहली कार को नहीं दिखी और टकरा गया या किसी लेन से बाहर आ गया, तो उसके कारण से बड़ा हादसा हो जाता है। आज हम इन चीज़ों से देश पूरा जूझ रहा है। जैसे कोरोना महामारी था, ये भी एक महामारी ही है। एक्सीडेंट से प्रतिदिन, आपको तो कोरोना का आंकड़ा मिल जाता होगा लेकिन एक्सीडेंट का आंकड़ा नहीं मिलता होगा। प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा होता है। ठीक है, और इन चीज़ों के कारण खासकर जो अंटार्कटिका आर्कटिक महादेश है या इवन हमारा जो ठंडा प्रदेश हिमाचल प्रदेश हो गया या आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, उस सब जगह पे और ज़्यादा यूज कर सकते हैं। या उस तरह के जगह पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हाई फ्लिकरिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स गिरते हैं, मतलब तेज बारिश होती है। वहाँ हाई फ्लिकर होने के कारण क्या होता है कि इन फ्रंट ऑफ कार चलाने के दौरान बारिश के समय में आपको नहीं दिखेगा कि आने वाला इन फ्रंट ऑफ कार आपका कैसा है। तो हमारा ये जो सेमिनार प्रोजेक्ट है उन्हीं चीज़ों के लिए है ताकि हम एक्सीडेंट को कम कर सके। तो हमने इसमें किया क्या, एकदम कंसाइज रूप में बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन उतना कंसाइज रूप में आपको बताना चाहेंगे। हमने इसमें यूज किया है, आपको इस हेडलाइट में एक पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज किया है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज किया है, जो उसका काम क्या, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का काम क्या है। पहले हाई फ्रीक्वेंसी कैमरा से पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर को जोड़ दिए हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कैमरा क्या करेगा कि पहले इमेज को कैप्चर करेगा, इमेज को कैप्चर करेगा कि व्हाट इज द रियल पोजीशन ऑफ द रेन ड्रॉप्स इन दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका रियल पोजीशन क्या है, किसका, रेन ड्रॉप्स का। जैसे हमको पता चल जाएगा कि रेन ड्रॉप्स का पोजीशन क्या है, तो उनके बीच वॉइड्स को देखेगा वो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, ये बताएगा कि यहाँ वॉइड्स हैं। तो हमारा स्मार्ट हेडलाइट में जो हम एलईडी लाइट के वगैरह का भी प्रोजेक्ट उसमें यूज कर सकते हैं सस्ता रखने के लिए, तो वो लाइट वहीं से जाएगा जहां पर रेन ड्रॉप्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स आप जानते हैं कि रेन ड्रॉप्स में जैसे ही आपका लाइट जाएगा तो वहां रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन के कारण लाइट क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। आप लोग सभी जानते हैं, है ना, ये तो क्लास 10 से ही पढ़ना है। तो लाइट वहां बेंड करता है तो वो एक्चुअल पोजीशन नहीं बता पाएगा। तो इसी कारण से एक्सीडेंट अक्सर होने का चांसेस होता है, क्योंकि वो हमको एक्चुअल पोजीशन क्या है कार का, कितनी दूरी पर, ये नहीं पता चल पाता है। तो हमने यही चीज़ किया कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच जो एयर मॉलिक्यूल से जहाँ गैपिंग है ना, उस गैपिंग, उस वॉइड से ही लाइट को क्यों ना प्रोजेक्ट कराया जाए, जिससे कि हमको केवल कार ही दिखे और रेन ड्रॉप्स नहीं दिखे, उसका फ्लिकरिंग नहीं दिखे। तो हमने उस रेन ड्रॉप्स को बिल्कुल ही हटा दिया है वहाँ से। तो रेन ड्रॉप्स हमने हटाया नहीं है, वो आपको ऐसा विजुअलाइज होगा मेरे स्मार्ट हेडलाइट जलाने से, वो आपको विजुअलाइज होगा कि वहाँ रेन ड्रॉप्स है ही नहीं, और आपको केवल वही ऑब्जेक्ट दिखेगा जो आपके इन फ्रंट में आ रहा है या आपके रोड साइड में है। तो उससे क्या होगा कि आप भारी से भारी जो एक्सीडेंट होता है उससे बच सकते हैं। और एक सवाल आप लोग क्रिएट ये कर सकते हैं कि सर ये इफिशिएंट कितना %, ये सबसे, देखिए मेरिट होता है कोई चीज़ का तो कोई डिमेरिट भी होता है।
तो हम आपको बता दें ये 67 से लेके 70%, 67 to 70% ये हमारा एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट है। तो इससे बहुत हद तक हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, ठीक है। और ये कार्गो मेलन यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा ऑथराइज्ड किया हुआ चीज़ है, ठीक है। हम लोग का ये जो सेमिनार प्रोजेक्ट था ये कार्गो मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको लिया गया है, ये ऑथराइज चीज़ है, ये गलत नहीं है। आप अगर भारत में यूज करें तो भारत जैसे, क्योंकि भारत में लेन का प्रॉब्लम, जो रोड लेन है, इसके अलावा हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। रोड की खराबी के कारण बारिश वारिश हो जाए तो और ज़्यादा डेंजर सिचुएशन हो जाता है फॉग के कारण। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। और पता है ये खर्च भी बहुत ही कम है। वही खर्च के बारे में मैं भी पूछने वाला था। बिल्कुल 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 खर्च कम है। आप जैसे जानते होंगे कि डीएलपी प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का आप यूज करते हैं कहाँ पर, सिनेमा घरों में, उसका यूज, उसका छोटा पार्ट भी आता है। अगर आप ये यूज करना चाहें वहाँ पर तो आप उससे कम खर्च में, मुश्किल से हमको लगता है हेडलाइट का 10 से 12 हज़ार रुपये के खर्च पे अगर मार्केट में उतार दिया जाए, शुरुआती आपको दौर हो सकता है क्योंकि पहले कम में निकाला जाता है तब 15 से 20 हज़ार खर्च पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा अमाउंट में आप निकालेंगे मार्केट में तो इसका कॉस्ट 9 से 10 हज़ार, हम लोग ने आंकड़ा निकाला था भारतीय रुपयों के अनुसार, 9 से 10 हज़ार रुपये में आपका एक हेडलाइट आ जाएगा। और 2 हेडलाइट यूज पर करना होता है ड्राइवर को, 2 हेडलाइट इन फ्रंट ऑफ कार को देखने के लिए। तो मुश्किल से 18 से 19 हज़ार रुपया में, जो कि आपका बड़ा बड़ा BMW से कार से लेकर के एक से एक कार है, तो उन कारों में भी अभी स्मार्ट हेडलाइट नहीं लगा है। तो उन कारों का जो हेडलाइट है अभी मार्केट में अगर आप जाइएगा तो 25 से 30 हज़ार खर्च पड़ेगा पूरा का, ठीक है, लगाने वाने का सबका खर्च। और मेरा तो आपको 9 से 10 हज़ार 12 हज़ार तक निपट जाएगा और इससे हाई एफिशिएंट भी है। तो ये चीज़ें जो है ये हम इसलिए बता रहे बच्चों के बीच ताकि चाहे कि बच्चा भी इन चीज़ों में अगर आगे बढ़े ना तो एक से एक टेक्निक चीज़ों को मार्केट में ला सकता है। और हमारा भारत का सपना है, तो एकदम छोटा सा ही सपना है, हम कुछ करे चाहे नहीं करे, बच्चे हमारे जो है ना इस तरह के उज्जवल भविष्य के लिए, और उनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत क्षमता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि प्लीज़ उनके सपनों को मत मारिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारा कि आप उनके सपनों को आगे लाने का मौका दीजिए। और जब भी कोई बच्चा इस तरह का प्रोजेक्ट लाए ना, उसको फाइल को बंद करके मत रख दीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा। ऑफिसर से भी, उन सारे ऑफिसर से, क्योंकि हम ऐसा देखे हैं, एक बार हम भी ऐसा भेज चुके हैं, इसलिए हम अनुभव कर चुके हैं, वो फाइल दिमाग खा जाता है, वो मत होने दीजिए, कृपया करके मत होने दीजिए। वाह, ये था विजन इंजीनियर कृष्णा कुमार जी का, और जो कि बहुत कुछ बताए। इसलिए मेरा भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आज भी हमारे देश में इस तरह का विजन होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, बच्चों के बीच में कुछ अप्लाइड चीज़ आना चाहिए। आज भी हम लोग रट्टुमल हो जाते हैं, चढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस सोशल साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं, व्यवहार में कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली अगर कुछ किया जाए तो जाहिर है कि जापान के टक्कर में हम आ सकते हैं, हमारी राज्य का, मुल्क का, देश का विकास हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगले कड़ी में हम मिलेंगे अगले शिक्षाविद से। इसके लिए आप अगले वीडियो में इंतज़ार करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।